नमस्कार। आप सबका स्वागत है। कई बार देखेंगे जब मैं आप में स्वागत करता हूं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका, तो मैं कई बार मुंह फोड़ लेता हूं। तो आपको लगता है ये कौन सा स्वागत है, स्वागत भी किया है और मुंह भी दूसरी तरफ है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो सामने युवा प्रतिभागी बैठे हैं जो सारे, उनको संबोधित करते हुए बोल रहा हूं। तो आप तो ऑनलाइन देख रहे हैं और मैं कक्षा में जो ऑफलाइन चल रही है उसमें। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा भारतीय संविधान की जननी, भारतीय संविधान के जनक, 21वीं सदी के समर्थिक 20वीं सदी के समर्थिकार, आधुनिक युग के मनु, भीमराव रामजी अंबेडकर। ये और इनके विचार, इनकी जीवनी, इनका साहित्य, इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर मूलतः महाराष्ट्रियन थे, लेकिन पैदा हुए मऊ छावनी मध्य प्रदेश में। इनके पिता एक सैनिक छावनी में शिक्षक थे, एक विद्यालय के। और अगर गिनती करें तो ये अपने माता पिता की 14वें नंबर की संतान थी। हाँ, पढ़ने में इंटेलिजेंट थे तो इनकी प्रतिभा शुरुआत में ही जो दर्शित हुई, उसके ऊपर इनके पिता और मां ने ध्यान दिया और इनको पढ़ने के लिए बॉम्बे भेज दिया। बस ये मानिए वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये जिस जाति से संबंध रखते थे, महार, ये महार महाराष्ट्र में डिप्रेस्ड क्लास या दलितों में गिनती होती है इनकी। लेकिन ये जाति थोड़ी सी एडवांस हो गई थी, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने इनको सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। मराठों का सामना करने के लिए इनकी एक काउंटर सेना तैयार की गई थी, क्योंकि मराठे शुरुआत में अंग्रेजों के विरोधी थे। तो उन्होंने उस जाति को पकड़ा जो मराठों का सामना कर सके, तो वो थे महार। हालांकि बाद में इनकी भर्ती बंद कर दी गई थी, लेकिन ये उस दौर की बात है जब तक इनके पिता भर्ती हो चुके थे और एज ए शिक्षक वो पढ़ाया करते थे। खैर, हम उन मुद्दों पे नहीं जाएंगे कि स्कूली एजुकेशन के दौरान इनको किन संकटों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर प्रतिभाएं होती है ना, तो उनका सम्मान करने वाले लोग भी मिल जाते। और इसी प्रतिभावान छात्र को फिर सहयोग की कमी भी नहीं रही। उस शिक्षा के लिए जो बड़ौदा का शासक था, उसने इनको अमेरिका भेजा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। वहां ये पढ़ के आए, फिर वापस आए, बड़ौदा के शासक के यहाँ सेवा की, फिर दोबारा हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए। और इस बार जो सियाजी गायकवाड़ थे, ये एक और है, कोल्हापुर का घराना जो है, उस घराने ने इनको लंदन पढ़ने के लिए भेजा था। तो बड़ौदा और कोल्हापुर दोनों के शासकों ने इनकी 2 बार पढ़ने में सहायता की। एक बार, पहली बार जी अमेरिका गए, और दोबारा जब ये लंदन की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की आगे की डिग्री करने गए थे, तब उनको वहां भेजा गया था। खैर, पढ़ के वापस आ गए, और आने के बाद इन्होंने जो जीवन का ध्येय बना लिया वो था सामाजिक समता, सामाजिक न्याय और दलित उत्थान। तो सामाजिक न्याय के लिए, दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने कौन कौन से संगठन खड़े किए, कौन कौन से राजनीतिक दल खड़े किए, पहले हम इनकी चर्चा करते हैं।
फिर इनके आंदोलनों की चर्चा करेंगे और फिर किन पदों के ऊपर रहे इनकी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत में वो मुद्दे उठाते हैं जो तथ्यात्मक है अंबेडकर जी के बारे में। पहले वो संस्थाएं और दल करते हैं जो इन्होंने खड़ी की, इनके ऊपर क्वेश्चन, दलों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। संस्था और दलों की जब चर्चा आती है तो एक तो अंबेडकर जी का जरूर पूछा जाता है जब भी भारतीय राजनीति की चर्चा आती है। एक ये बसपा और इसके जो अनुषंगी संगठन इससे पहले रह चुके हैं, बामसेफ और ये सारे, और एक दलित पैंथर्स है, इनके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। तो इनकी चर्चा तो हम भारतीय राजनीति में जब राजनीतिक दल करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे, तब इनकी चर्चा दोबारा आ जाएगी। आज अपना ध्यान है वो न तो दलित पैंथर्स की तरफ है, न बामसेफ की तरफ है, और न ही बसपा की तरफ है। आज अपन अंबेडकर जी और उनकी संस्थाएं करेंगे। ये फिर आएगी घूम फिर के, ये किस प्रकार के दल थे इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। 1924 डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर सोसाइटी, पहले ये बनाई ना दलितों के उत्थान के लिए, डिप्रेस्ड क्लास से दलित वर्गों के उत्थान की सोसाइटी बनाई इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए। 1927, ये याद रह जाए तो ठीक है, वरना ये जरूरी नहीं है। एक तो समाज समता संघ बनाया और एक समता सैनिक बनाया। बस यही समाज में जागृति लाने के लिए संगठन बनाए। ये भले आप या इनके बारे में कम चर्चा आती है। 1927-28 के आसपास एक संगठन और बनाया उन्होंने, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी। ये तो वो सारे संगठन है, इसको तो अपन ये कह सकते हैं कि ये तो एक प्रेशर ग्रुप टाइप है, समाज सेवा का संघ है। ये भी प्रेशर ग्रुप ये है। हाँ, ये एक समाज सेवा की एक सोसाइटी है। इनको अपन प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं, दबाव समूह कह सकते हैं कि दबाव बनाने के लिए है। ये दो दबाव बनाएंगे तो ये फिर सीधा वेलफेयर के लिए है, ये एजुकेशन वेलफेयर के लिए है। ये दो सामाजिक सेवा संघ है दलितों के उद्धार के लिए। अब आमतौर के ऊपर जो पूछा जाता है वो इसके बारे में पूछा जाता है, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर सोसाइटी, ये तो इसके बारे में पूछा जाता है। फिर पूछे जाते हैं, ये तो वो है संस्थाएं जो इन्होंने स्थापित की, इन्होंने जो राजनीतिक दल बनाए ना उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, तो इनमें से आप ज्यादा नहीं याद कर पाए तो ये जरूर याद कर ले आप, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर सोसाइटी। हाँ, इतना करें कि इसमें ना आप सन जरूर याद रखें, क्योंकि अपने तीन जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे ना, मैं आपसे कम से कम तथ्य याद करने के लिए कहता हूं, लेकिन ये तथ्य ना अम्बेडकर जी के बारे में 4 तथ्य हैं, ये हर हालात में आप याद कर लें। एक तो ये वाला, और 3 अब अपन जो करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को जो लेके करेंगे वो आप जरूर याद करना, कैसे भी आप अपने दिमाग में इसको बिठा लेना। तो डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर सोसाइटी दलित उद्धार के लिए ये एक सोसाइटी थी। अब हम अंबेडकर जी ने जो दल बनाए उनकी चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल जो बनाए 1935 एक बड़ी घटना घटी भारत में, वो था भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में यह कहा गया कि प्रांतों में क्या होंगे, चुनाव होंगे। तो उन चुनावों के मद्देनजर अगले ही साल 1936 में, देख 1935 में आ गया भारत शासन अधिनियम, प्रांतों में चुनाव होने। अंबेडकर जी ने एक पार्टी खड़ी की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये पार्टी खड़ी की चुनाव जीतने के लिए।
अब देखिए ये जो पार्टी है इसमें ये नाम देखिए, कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। ये जो पार्टी मिलती जुलती है कहां की पार्टी से? ब्रिटेन की पार्टी से, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये ब्रिटेन की पार्टी से प्रेरणा लेके उन्होंने ये नाम रखा है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1942 इस पार्टी और इसकी थीम को जब व्यापक बहुमत नहीं मिल पाया, क्योंकि ये चाहते थे कि इस पार्टी को सर्वसमावेशी पार्टी बना दिया जाए, और ये किसका नेतृत्व करने लगे? समस्त मजदूरों का नेतृत्व करने लगे। तो उन्होंने देखा कि इस लेबर वाली जो अप्रोच थी उसमें तो सब लोगों ने सेंध लगा रखी है, कम्युनिस्टों ने इसमें सेंध लगा दी, कांग्रेस के खुद के संगठन थे वो काय में सेंध लगा देते थे लेबर के अंदर। तो ये इनकी जो मूल थीम थी कि सारे लेबर है ना, वो क्या करते हैं, सारे लेबर अधिकांश दलित है, तो एक ना बड़ा वर्ग तैयार हो जाएगा, दलितों के साथ और लेबर भी आ जाएगा, तो मुझ पे ना जाति की छाप भी नहीं लगेगी। लेकिन ये संगठन है इनका, ये पार्टी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि लेबर भी ना अपने यहाँ वर्ग के आधार के ऊपर नहीं बल्कि किस आधार पे बंटे होते हैं? जाति के आधार पे बंटे होते हैं। तब ये पार्टी सफल नहीं हुई। तब उन्होंने फिर एक और दूसरा दाव चला, इस पार्टी की जगह उन्होंने एक और पार्टी खड़ी कर दी, उसका नाम रखा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अनुसूचित जाति संघ। अनुसूचित जाति संघ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अब है ना नाम परिवर्तित हो गया। ये जो नाम है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, ये ना साइमन कमीशन के बाद के नाम है। उससे पहले इनको डिप्रेस्ड क्लास बोला जाता था, उनके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विभाजन हुए इनमें साइमन कमीशन के बाद। तो ये उन्होंने अनुसूचित जाति संघ बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये अब ये है क्या? अब ये क्वेश्चन तो ये बनता है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी राजनीतिक दल है, ये कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। वो समता सैनिक और समता समाज था, वो दोनों क्या थे? प्रेशर ग्रुप थे। दलितों के हित में प्रेशर बनाने के लिए और संगठन बनाने के लिए थे वो। दो वो सामाजिक सेवा संघ थे, कौन कौन से? एक तो डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर सोसाइटी जो 1924 में बनी थी, एक और था डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी। लेकिन ये प्रेशर ग्रुप नहीं है बल्कि पॉलिटिकल पार्टी। खैर इस पॉलिटिकल पार्टी ने ठीक ठाक सा काम किया। अब आ गया 1956 तक आते आते अंबेडकर जी ने एक और नए पॉलिटिकल पार्टी का मंतव्य सेट कर लिया था, अपने जो भी अनुयायी थे उनके साथ मिलके, कि अब एक और नई पार्टी खड़ी करते हैं। लेकिन अंबेडकर जी उस पार्टी को खड़ा करते, उसकी औपचारिक स्थापना करते, उससे पहले उनकी क्या हो गई? मृत्यु। और उनकी डेथ के थोड़े समय बाद ही उनके अनुयायियों ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए एक पार्टी खड़ी की, और वो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो रिपब्लिकन पार्टी, उन्होंने यही नाम क्यों रखा? ये रखा उन्होंने किसको सम्मान देने के लिए? अब्राहम लिंकन को। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जब अमेरिका 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है, 1787 में फिलाडेल्फिया का सम्मेलन करता है, 1789 में उसका संविधान तैयार हो जाता है, 91 में वो लागू कर देता है और कुछ संविधान संशोधन करता है। उस टाइम उनकी थीम ये थी कि हमारे देश में पार्टी लेस डेमोक्रेसी आएगी, दल विहीन लोकतंत्र आएगा। फिर अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते बढ़ाते कहा लेकिन वहां दल नहीं थे, फिर चुनाव कैसे होते थे? दो गुट बन गए, एक फेडरलिस्ट और एक एंटी फेडरलिस्ट, दो गुट बना लिए उन्होंने। लेकिन लिंकन तक आते आते जब वहां गृह युद्ध छिड़ गया उत्तर के राज्यों का और दक्षिण के राज्यों का, तो वहां फिर दो पार्टीज खड़ी हो गई। लिंकन की पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी थी
डेमोक्रेटिक पार्टी ये तब की खड़ी हुई है जब वहां गृह युद्ध छिड़ा था 1860 के दशक में, अब्राहम लिंकन। तो ये रिपब्लिकन पार्टी किसको सम्मान देती है? अब्राहम लिंकन की याद में उन्होंने बनाई है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये बनी कब है? ये बनी हुई थी 1957 की शुरुआत में बनी हुई है। अंबेडकर जी की डेथ हो गई थी 1956 में, लेकिन इसकी जो मूल थीम तैयार करके गए थे वो करके कौन गए थे? तो अंबेडकर जी से इनका सीधा संबंध है, लेकिन ये स्थापना नहीं की इन्होंने। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार, और इस क्वेश्चन के ऊपर आपको हमेशा ही कंट्रोवर्सी मिलेगी। आप है ना इस पार्टी को कहीं भी सर्च करना, इसकी जो स्थापना की तिथि है और अंबेडकर जी की जो मौत की तिथि है, उन दोनों में अंतर मिलता है। अंबेडकर जी की मौत पहले हो जाती है, इसकी स्थापना की तिथि बाद में। लेकिन हाँ, ये ना वो बनाना चाह रहे थे, वो कुछ कर पाते उससे पहले उनकी डेथ हो गई। तो उन्हीं के सपन को पूरा करने के लिए ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई गई। अब ये पार्टी है कैसी? बस इस मुद्दे को बहस करके अपन छोड़ देते हैं। ये पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी है। राइटिस्ट पार्टी है। अपन आमतौर पे 3 प्रकार की पार्टीज करते हैं। आप कहीं कहते नहीं गुरु जी और करते हैं एक पार्टी, वो आप अपने हिसाब से कर लो, है ना, वो आपकी इच्छा है। मैं तो कितनी प्रकार की पार्टी बताता हूं आपको, 3 ही प्रकार की। एक है वामपंथी पार्टियां, दूसरी है दक्षिणपंथी पार्टियां, और तीसरी है जो न वामपंथी होती न ही दक्षिणपंथी, वो बीच में रहती है ना, मध्यम मार्गी पार्टियां, जैसे कि कांग्रेस। अब ये मैंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कैसी पार्टी है? दक्षिणपंथी पार्टी है, राइटिस्ट पार्टी है। राइटिस्ट पार्टियां वो होती है जो अपने गठन और उसके बाद की नीतियों में धर्म, जाति, क्षेत्र, नस्ल आदि संकीर्ण मुद्दों का सहारा लेती है। उनको हम कौन सी पार्टियां बोलते हैं? अब ये संकीर्ण या व्यापक है, ये आपकी इच्छा है, कुछ भी कह लो। ये मुद्दे हैं वो, इनका जो पार्टियां सहारा लेती है वो दक्षिणपंथी पार्टियां होती है। ये वैसी पार्टी है जैसे कि शिवसेना है, जैसे कि बीजेपी है, जैसे कि अकाली दल है। अब ये दक्षिणपंथी किस लिए है? क्योंकि ये काय पे बल देती है? जाति राजनीति के ऊपर बल देती है। और अंबेडकर जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों का राजनीतिकरण किया था, लेकिन उतना नहीं कर पाए जितना काशीराम जी ने कर दिया, और उतना नहीं कर पाए जितना काशीराम जी की शिष्या मायावती ने कर दिया। दलितों का राजनीतिकरण किया, चेतना तो लाए, लेकिन इतनी नहीं ला पाए कि नेतृत्वकारी भूमिका में आ जाए। खैर, एक पुस्तक है क्रिस्टोफर जेफरलो, एक औरत है, आई हुई बार से है, पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, सोशियोलॉजी पढ़ाती थी। नाम है क्रिस्टोफर जेफरलो। एक आता है कई बार कांचाइलैया। ये 2 नाम दलित थिंकर्स में बहुत बड़े नाम है, दलितों के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है क्रिस्टोफर जेफरलो ने। नाम से पुरुष लगता है, लेकिन है कौन? एक वो महिला है, एक पुणे यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी की प्रोफेसर थी उसमें। वो बड़ी जोरदार बात लिखती है। तो ये 3 पार्टी हो गई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति संघ या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और तीसरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये 56 में इसकी थीम बनती है, 57 की शुरुआत में। तो इनके ना आपको सन याद रखने पड़ेंगे। मैंने कहा अब अपने को 4 ही चीजें याद रखनी है। 1924 का बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर सोसाइटी। 1936 का भी राजनीति दल आ गया। अब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये पहली पार्टी है उनकी। दूसरी इसका बदल के, नाम बदल के, और दूसरी पार्टी कौन सी गठित की? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और फिर बनाई लिंकन से प्रेरित होकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब मैं ये चर्चा कर रहा था कि अंबेडकर जी ने दलितों का राजनीतिकरण किया, लेकिन उतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कामयाब काशीराम और मायावती हो गए थे। तब क्रिस्टोफर जेफरलो बड़ी जोरदार बात लिख रही है। द अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी।
अंबेडकर जी ने 3 बड़े प्रयास किए और तीनों में ही वो कामयाब नहीं हुए। अंबेडकर ने 3 बड़े प्रयास किए। अंबेडकर ने पहला बड़ा प्रयास किया पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ये तो नाम सुना आपने, ये तो पूरी बहस सुनी है। इस बहस को यहीं पूरा कर देते हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बहस। अंबेडकर जी ने शुरू से जोर लगाना शुरू किया था कि जैसे 1919 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार किसको मिला है? सिखों को मिला है, मुसलमानों को मिला है। वही अधिकार किसको मिल जाए? दलितों को भी मिल जाए। इसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए। पहला प्रयास किया उन्होंने साउथ बोरो समिति। ये वो समिति है जिसकी सिफारिश के ऊपर बना था 1919 का भारत शासन अधिनियम, साउथ बोरो समिति। इसके समक्ष अंबेडकर जी प्रस्तुत हुए और कहा हमें क्या दो? पृथक निर्वाचन दो। काम नहीं बना। 1927 भारत में आया साइमन कमीशन। अंबेडकर जी फिर प्रस्तुत हुए, मांग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र दो। बात नहीं बनी साइमन कमीशन के सामने भी। फिर अंबेडकर जी 3 गोलमेज सम्मेलन में गए, 30, 31 और 32। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए। दलितों के प्रतिनिधि के रूप में, और तीसरे में कामयाब हो गए। क्या चीज प्राप्त करने में? पृथक निर्वाचन क्षेत्र या सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मान लेते हैं इसको। 1932 वाले में कामयाब हो गए। फिर इनकी मांग को मानते हुए कौन सा पंचाट आया? तत्कालिक पीएम मैकडोनाल्ड का मैकडोनाल्ड पंचाट आया। या इसको अपन एक पंचाट और बोलते हैं, सांप्रदायिक पंचाट भी बोलते हैं। पंचाट होते हैं ट्रिब्यूनल्स बोल दो, एक समूह जो कि निर्णय करता है। मैकडोनाल्ड पंचाट आया और दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया। उनकी मांग मान ली गई, लेकिन गांधी जी ने टांगड़ा दी। उस टाइम गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे और वहीं से उन्होंने शुरू कर दी भूख हड़ताल। और अंबेडकर को फिर कुछ कांग्रेसी ने घेर के मना लिया। और अंबेडकर बाद में तो स्वीकार करते हैं कि मैंने क्या कर दी, गलती कर दी। लेकिन उस समय अंबेडकर झुके और गांधी और अंबेडकर के मध्य कौन सा समझौता हुआ? पूना का पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट, पूना समझौता बोलते हैं। 1932 में पूना पैक्ट या पूना का समझौता। अब आरक्षण तो मान लिया गया, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं माना गया। आगे चलते हैं। तो क्रिस्टोफर जेफरलो कहती है कि इतने समय तक प्रयास किया और ये काम भी सिरे नहीं चढ़ा। नंबर 1। दूसरा ये कहती है कि इन्होंने दलितों की व्यवस्था या दलितों की स्थिति में सुधार के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन ये कोई ठोस सुधार नहीं कर पाए जो दिखाई देते हो, जो दिखते हैं। कोई आमूलचूल परिवर्तन दलितों की स्थिति में ये नहीं कर पाए। और कम से कम 1956 तक देखें, जब तक अंबेडकर क्या थे? जिंदा थे। संविधान के कुछ प्रावधानों को छोड़ के और क्या दलितों की स्थिति में आपको कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। दलितों की स्थिति में तो मौलिक सुधार तब शुरू हुआ जब पंचायती राज आया, तो महिलाओं और दलितों की स्थिति में सुधार तब से तीव्र गति से होने लगा है। और विशेष करके ना 1990 के बाद और तेजी से हुआ है। तो अंबेडकर के समय इनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ था, तो ये कोई ठोस सुधार नहीं कर पाए उनके अंदर। फिर और तीसरा इनका ये इच्छा थी
कि मैं इनके लिए एक क्या खड़ा कर दूं, दलितों का अखिल भारतीय दल खड़ा कर दूं। इसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाए। दलितों का अखिल भारतीय राजनीतिक दल तो आज तक खड़ा नहीं हुआ। बसपा भी एक ऐसी पार्टी बन के रह गई है, क्षेत्रीय दल बन के रह गई है, जो दलितों के प्रतिनिधित्व की बात करती है। वो भी यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गई है। तो क्रिस्टोफर जेफरलो कहती है कि अंबेडकर ने खूब प्रयास किए लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। कितने क्षेत्रों में? तीनों ही क्षेत्रों में। हम दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दलितों की स्थिति में ठोस सुधार और अखिल भारतीय दल, दलितों का अखिल भारतीय दल। तो अपन चर्चा करे थे, अंबेडकर जी ने प्रयास तो खूब किए, पार्टियां खूब बनाई, लेकिन दलितों में कोई ऐसा नेतृत्व वो उभार नहीं पाए जो समस्त देश के दलितों के लिए एक छत्र से कोई दल का निर्माण हो सके। ये हमने जो मुद्दे किए, एक कई बार थिंकर पूछते हैं सीधा ही, क्रिस्टोफर जेफरलो, एक नाम हो रहा है कांचा इलैया, इनकी चर्चा करेंगे अपन। जब है ना जाति प्रथा पर चर्चा करेंगे तब इनकी फिर चर्चा आ जाएगी। क्रिस्टोफर जेफरलो की खूब चर्चा आएगी, इनकी बुक्स की भी चर्चा करेंगे अपन। ये तो हमने दल कर लिए और अंबेडकर द्वारा बनाए गए समूह कर लिए। अब अंबेडकर जी किन किन पदों के ऊपर रहे इनकी चर्चा करते हैं। कौन कौन से पद धारण किए इन्होंने, कौन कौन से ऑफिस। 1927 बंबई की विधानसभा के सदस्य बने। चलिए 1944 है शायद, फिर मैं बताऊं मेरी गड़बड़ हो जाती है। ये वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, हाँ, वायसराय की कार्यकारी समिति, वायसराय क्यों बोले, गवर्नर जनरल बोले ना। इन दोनों में फर्क तो जानते होंगे ना। गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति, उसकी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, या जो सरकार के तरह जो मंत्री उसके सहयोगी हुआ करते थे, उनकी उसको कार्यकारी समिति या एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता था। ये विभिन्न कार्यों में गवर्नर जनरल की सहायता किया करती थी। ऐसा मान लो ये गवर्नर जनरल उसका हेड है और ये उसकी सहायता के लिए उसके मंत्री, उसके सदस्य बने और इनको सर्व विभाग सौंपा गया। फिर आ गया जब देश का संविधान बनने लगा, तो ये अब मैं ये भूल जाता हूं कि ना पहले कहां से चुनाव लड़ा, फिर बंबई की कौन सी दक्षिण उत्तर से चुनाव लड़ा, ये सब पूछा गया ना, कॉलेज इलेक्शन में पूछा गया। तो मुझे आप बता दो, मैं तो भूल गया बंबई की कहां से लड़ा था इन्होंने। उस पर भी विवाद चल रहा है, दक्षिण ए दक्षिण बी है, नहीं वो तो ठीक है, वो नहीं है इसमें ना, वो पर्टिकुलर है बंबई का, वो कौन सा था, दक्षिण था उत्तर था, ऐसा कोई चक्कर है उसमें, इसको छोड़ते हैं। खैर ये संविधान सभा के सदस्य थे। और फिर आई एक ऐसी तिथि 29 अगस्त, ये आप सबने रट रखी, 1947, जब उनको ड्राफ्ट कमेटी का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। फिर जब देश हो गया आजाद, तब प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी को बना दिया कानून मंत्री। लो ये कानून मंत्री बन गए नेहरू के मंत्रिमंडल में।
तो ये वो व्यक्ति हैं जो आजाद भारत में भी और स्वतंत्र भारत में भी क्या बने हैं, मंत्री बन गए। पहले कार्यकारी परिषद में यहां मंत्री थे, फिर नेहरू जी के यहां कानून मंत्री बन गए, लेकिन ये रहे नहीं इस पद के ऊपर लंबे समय तक। 1951 झगड़ा हुआ हिंदू कोड बिल को लेके, जो कि हिंदू कोड बिल अपने आप में बड़ा रेडिकल कदम था तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए। और ये हिंदू कोड बिल था, ये मूलतः है हिंदू समाज की स्त्रियों के सशक्तिकरण के मुद्दे के ऊपर ज्यादा केंद्रित था। ये था उत्तराधिकार, संपत्ति और तलाक के मुद्दों को लेके था ये हिंदू कोड बिल। उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार और तलाक के मुद्दे, ये कई मुद्दे थे जो स्त्री सशक्तिकरण से संबंधित हो हिंदू कोड बिल में थे। और एक इन्होंने तैयार किया था इस स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए अंबेडकर जी ने। उत्तराधिकार और संपत्ति का तात्पर्य है कि औरत को भी संपत्ति का अधिकार मिले और उसके बाप की प्रॉपर्टी में से उसको उत्तराधिकार मिले। तलाक का मुद्दा यह था कि तलाक के बाद अगर किसी हिंदू ने अपनी पत्नी को तलाक दिया तो वो क्या देगा, उसको गुजारा भत्ता भी देगा। इस सारे मुद्दे को लेके, और ये हिंदू कोड बिल एक कंबाइंड बिल था, लेकिन सह्याद्री करके और हिंदुओं के एक महाराज जी थे, उनके नेतृत्व में इस हिंदू कोड के बिल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। और कांग्रेस के कुछ कट्टरपंथी सदस्य थे, वो भी सह्याद्री की बातों में आ गए और इस बिल का भारी विरोध हुआ। तब नेहरू जी ने कहा कि अंबेडकर जी, ऐसा एक रेडिकल कदम है, अभी हम उठा नहीं सकते। तो अंबेडकर जी बोले, अच्छा ये बात है, तो ऐसा कीजिए, फिर आप मेरे से क्या ले लीजिए, इस्तीफा ले लीजिए। तब अंबेडकर ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो बाद में ये बिल हिंदू कोड बिल है, टुकड़ों टुकड़ों में पास करवाया गया। उत्तराधिकार अधिनियम को लेके 56 तक ये पास हुआ, 2-3 टुकड़ों के अंदर। बाद में किया तो सही नेहरू ने, लेकिन फिर टुकड़ों टुकड़ों में किया इसको। ये थे इनके सार्वजनिक पद जिनके ऊपर ये रहे। बंबई विधानसभा के सदस्य है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, संविधान सभा के सदस्य है, उसके बाद ये प्ररूप समिति के आप रटते ही रहते हो। कानून मंत्री रहे और हिंदू कोड बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अब अंबेडकर जी का योगदान देखते हैं। योगदान तो क्या देखें, कुछ शब्दावली कर लेते हैं। हम इन्हें कहते हैं संविधान की, चूंकि प्ररूप समिति के सदस्य थे, इनको हम कहते हैं आधुनिक युग का मनोबोध। ये सब खैर ये तो आपने सब जगह पढ़ रखा है। हाँ, हम इन्हें ये कहते हैं भारतीय संविधान का जनक बोलते हैं। एक व्यक्ति है KVK राव, वो कहते हैं कि ये भारतीय संविधान की क्या है, जननी। और नेहरू को और पटेल को वो देवता बोलते हैं, इनको जननी बोलते हैं। ये नेहरू और पटेल थे, उन्होंने संविधान सभा में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि उनको वो देवता बोलते हैं, और इनकी भूमिका के लिए इनको जननी बोलते हैं। तो न केवल संविधान के जनक थे, बल्कि संविधान की जननी भी है। अभी बहस होती रहती है कि अंबेडकर जी ने इतना कुछ किया तो बाकी क्या कर रहे थे, ये अलग मुद्दे हैं। अपने इन मुद्दों को नहीं छेड़ेंगे, हमें तो आज सिर्फ इनसे संबंधित क्या करने हैं, तथ्य करने हैं। 20वीं सदी के समर्थिकार, जो समर्थियां जिनमें कानून और धार्मिक कानूनों की व्याख्या होती थी, उनको अपना समर्थियां बोलते थे। चाहे वो याज्ञवल्क्य की समर्थी थी तो इनको भी समर्थिकार बोला जाता है। चलिए, ये अलग मुद्दा है, ये क्वेश्चन नहीं आते ऐसे कभी भी। अब मजेदार मुद्दे शुरू होते हैं। ये तो तथ्य थे, आप जितने हैं इसका कलेक्शन कर लें, आप में जितनी हिम्मत है उतने आप याद कर लें।
अब बुक्स के ऊपर आते हैं और इनकी रोक रोक के बीच बीच में इनके ऊपर चर्चा करते जाएंगे। बुक्स के ऊपर प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज, ये तो इनकी पीएचडी की थीसिस है। ये आपको याद रह जाए तो ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन होता है उन्मूलन, जाति का उन्मूलन। इसमें क्वेश्चन आते हैं और ये पुस्तक आई 1936 में। दरअसल ये एक भाषण का अंश है और ये भाषण इन्होंने लाहौर में एक दलितों का सम्मेलन हो रहा था। पंजाब में एक मिस्टर संतराम थे, संतराम बीए। अगर हम पंजाब के तात्कालिक दलित नेताओं को देखें तो उस टाइम बड़ा नाम था ये संतराम बीए। और ये जाति तोड़ो कोई सोसाइटी चलाया करते थे, जाति तोड़ो। उन्होंने अंबेडकर को आमंत्रित किया था कि आप एज ए चीफ गेस्ट आइए और जाति तोड़ो जो मंडल है हमारा, इसमें आप सभापतित्व कीजिए और भाषण दीजिए। तो उसमें तैयार करने के लिए किया था। लेकिन अंबेडकर जी ने, क्योंकि देखिए प्रोग्राम पहले से चल रहा था, तो अंबेडकर जी ने इसके कुछ अंश थे वो सार्वजनिक कर दिए। सार्वजनिक कर दिए तो आर्य समाजियों ने, इन्होंने इस चीज का क्या किया, और तात्कालिक उस कट्टरपंथी हिंदू उन्होंने, आर्य समाजियों ने विरोध किया था और कुछ और थे उन्होंने विरोध किया था। और उस विरोध का परिणाम ये लिखता कि संतराम जी ने मना कर दिया किनको, कि आप मत आना। तो फिर उन्होंने इसको पुस्तक के रूप में छपवाया। तो ये दरअसल एक भाषण है जो बाद में पुस्तक के रूप में आया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसमें बड़ा मजेदार मुद्दा है कि आखिर जाति का उन्मूलन होगा कैसे। तो अंबेडकर जी कहते हैं जाति उन्मूलन के जो तरीके ये जाति तोड़ो मंडल या कोई और अपना रहा है, वो कह रहे हैं कि ये काम कैसे हो जाएगा, सहभोज से हो जाएगा। ये बोले सहभोज से ये काम नहीं होगा। ये तब होगा जब रक्त से क्या मिलेगा, रक्त मिलेगा। और रक्त से रक्त मिलेगा इसका मतलब सहभोज नहीं होगा, बल्कि अंतरजातीय भोज की बजाय अंतरजातीय विवाह करने पड़ेंगे। अंबेडकर जी उसमें ये कहते हैं कि जाति प्रथा की जो मूल उत्पत्ति हो सकती है उसका कारण भी इसमें तो ये लिखते हैं कि मुझे क्या लिखता है कि अंतरजातीय विवाह क्या कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे। इसलिए जाति प्रथा है ना, बहुत जातियां अपने आप में सीमित हो गई थी जब अंतरजातीय विवाह रोक दिए गए। तो सहभोज और अंतरजातीय भोज से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, अंतरजातीय विवाह के ऊपर बल है। अंतरजातीय भोज, अब दो तरीके हैं, एक तो सहभोज या अंतरजातीय भोज किया जाए, सब लोग एक जाजम पे बैठे और भोजन के लिए, दूसरा तरीका है। तो इन्होंने किसको नकार दिया, इसको नकार दिया, किसको माना, अंतरजातीय विवाह को। इससे फिर जाति प्रथा का उन्मूलन होगा, वरना जातियां ऐसे ही बनी रहेगी। तो एक थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन होगा कैसे। फिर इनकी एक पुस्तक और आई, पुस्तक का नाम था हूवर शूद्र। शूद्र कौन है। अब इसमें शूद्र कौन है तो इन्होंने फिर वेद के आधार पर बताया कि शूद्र वो हैं जो ऋग्वेद के कौन से सूक्त में दिखाई देते हैं, पुरुष सूक्त में। यहां से ना शूद्रों का स्पष्ट वर्णन मिलना शुरू होता है, वहां से इनकी उत्पत्ति का पता चलता है। और पुरुष सूक्त में क्या लिखा हुआ है
कि ब्रह्मा जी के यहां से मूल उत्पत्ति हुई इनकी, और ये कहां से पैदा हुए शूद्र? फिर पैरों से पैदा हुए, ब्रह्मा जी के पैरों से। ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये उत्पत्ति का सही तरीका नहीं है। था क्या? ये थे कौन? क्षत्रिय थे, और इन क्षत्रियों का जो उपनयन संस्कार होता है, अब मुझे नहीं पता ये उपनयन संस्कार किस लिए होता है। उपनयन, बस उपनयन शिक्षा के लिए होता है। शिक्षा का क्षत्रियों का कौन सा संस्कार बंद कर दिया इन्होंने? उपनयन। तो दरअसल शुरुआत वहीं से हुई थी, जब किसी एक निश्चित वर्ग को काय के लिए रोक दिया गया था? शिक्षा के लिए रोक दिया गया था। देखिए टक्कर है ना, शुरू से हमें दिखाई दे रही है। ये तो अब जाके ना कुछ वर्ग हैं जो इनको टक्कर देने लगे हैं। शुरुआती टक्कर तो परशुराम जी की इनकी शुरू हो गई थी, ब्राह्मण और क्षत्रियों की टक्कर तो शुरू से चली आ रही है। और ये बौद्ध और जैन धर्म है क्या? दरअसल ये भी क्षत्रियों का और किसका मूल टक्कर है? ब्राह्मणों की आपसी टक्कर है, और कुछ भी नहीं है। ये भी रामचंद्र के इसमें परशुराम जी के जितना नरसंहार है वो सब क्या है? क्षत्रियों की ब्राह्मणों की आपसी टक्कर है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? इन क्षत्रियों का उपनयन संस्कार करने से बंद कर दिया। तो ये कैसे वंचित हो गए? शिक्षा से ये फिर वंचित होते होते फिर कुछ वर्ग ऐसे बन गए जो नीचे के दलित वर्ग में चले गए। शूद्र वहां से आए हैं। इसमें लिखते हैं हु वर शूद्र, ये है क्षत्रिय। तो अम्बेडकर जी इसमें ये मुद्दा बताते हैं। अब फिर आगे चलते हैं। एक और पुस्तक आई इनकी जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो पुस्तक है द अनटचेबिलिटी। इसके ऊपर अपन बहस करते हैं। ये तो हटा देता हूं, उसके ऊपर बहस करेंगे, वो मजेदार है। प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन कैसे होगा? अंतरजातीय विवाह से, इंटरकास्ट मैरिज से होगा। विभिन्न जातियां हैं, वो अपनी जातियां तोड़ के और दूसरी जाति में विवाह करेगी। अपने यहाँ जाति वही चलता है। आपके धर्म तो 5 जाति छोड़ते हैं, आप एक ही जाति की 5 सब जातियां छोड़ते हैं, आप अपनी जाति नहीं छोड़ते। राजपूत राजपूत नहीं छोड़ता, जाट जाट नहीं छोड़ते, सुथार अपनी जातियां नहीं छोड़ते, ब्राह्मण अपनी जातियां जो भांति भांति बंटे वो नहीं छोड़ते। तो इसका एक ही तरीका है कि यही करना पड़ेगा। अब इनकी पहले वही पुस्तकें करते हैं जिनका संबंध है जाति व्यवस्था से। अब इनकी पुस्तक आई द अनटच, अनटचेबिलिटी की अस्पृश्यता कहां से आई है? देखिए ये अलग है, जातियां अलग होती है, वर्ण अलग मुद्दा है, व्यापार अलग मुद्दा है, धर्म अलग मुद्दा है, नस्ल अलग मुद्दा है, और अनटचेबिलिटी ये मुद्दा ही अलग है। जातियां तो बहुत सारी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा क्या है? अस्पृश्यता क्या है? ये अलग। ये अपन क्या सोचते हैं अस्पृश्यता इनके अंदर मिली हुई चीज नहीं है कोई। जो सुंदर हुआ करते थे वो राजा के यहां सारे काम किया करते थे, उसके घर पे भी रहा करते थे, उसके लिए घर का जितना भी काम वो सब किया करते थे, लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे, अस्पृश्य नहीं थे। अब चलते हैं, ये शूद्र वैसे ही थे जैसे अरस्तु के यहाँ कौन थे? दास थे। तो क्या अरस्तु के दास अनटचेबल थोड़ी थे? वो रोज अरस्तु के घर का क्या किया करते थे? पूरा काम। और अरस्तु जब पड़ता उड़ता थक जाया करता था तो उसके सिर में क्या किया करते? तेल की मालिश। तो अनटचेबल तो नहीं थे। तो यहां भी शूद्र अनटचेबल नहीं थे। बाद में फिर अनटचेबिलिटी तो बाद में पैदा हुई, उससे पहले क्या क्या पैदा हो चुकी थी? वर्ण, जातियां, व्यापार में अमीरी गरीबी, धर्म, नस्लें वसलें सब कुछ थी, लेकिन ये अलग ही मुद्दा है। अनटचेबिलिटी का इनके साथ अस्पृश्यता का, छुआछूत का इनके साथ संबंध नहीं है। ये तो एक अलग ही प्रथा है संसार में जो कहीं भी नहीं चलती, सिर्फ कहां चलती है? भारत में चलती है। ये कि आदमी आदमी के क्या नहीं लगाएगा? हाथ नहीं लगाएगा, देखो है ना, उसके बर्तन नहीं छुएगा। तब विवेकानंद जी कहते हैं इतना मूढ़ धर्म है कि ये सारा कहां के सेंट्रलाइज हो गया? रसोई में सेंट्रलाइज हो गया। और यहां धर्म का तात्पर्य पवित्रता और
अपवित्रता है। फलां चीज के हाथ लगाओ और फलां के हाथ मत लगाओ, ये धर्म होके रह गया है। विवेकानंद भी, दयानंद भी कहता मर गया, पर माने नहीं। हम आज भी वैसा ही काम करते हैं सारे, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म का हम अर्थ ही नहीं समझते। भाई भाई को मार रहा है और फिर कहता है भाई उसको हाथ नहीं लगाने देंगे घड़े के, क्योंकि अपन धार्मिक है। अच्छा, भाई भाई को मारे तो क्या कहेगा धार्मिक है भाई? तो यहाँ नैतिकता और धर्म बड़े गड़बड़ से शब्द है अपने यहाँ। खैर, ये अलग मुद्दे हैं। और ये आई कहां से, अनटचेबिलिटी कहां से आई? हुआ क्या, गड़बड़ की बुद्ध ने और गड़बड़ की महावीर स्वामी ने। इन दोनों ने किया क्या, उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व था उसको क्या दी, चुनौती दी। अब चुनौती दी और उनको तात्कालिक राजाओं का समर्थन मिल गया। अशोक जैसे राजाओं ने बौद्ध धर्म को क्या दे दिया, बढ़ावा। तो उस समय ब्राह्मण कुछ कर नहीं पाए, तो बौद्ध धर्म तेजी से प्रसारित होता रहता, जैन भी प्रसारित होते रहे। ब्राह्मणों का कोई ऐसा दाव नहीं लगा कि वो किसको ठिकाने लगा सके, बौद्धों को ठिकाने लगा सके। अब क्या करें, तो फिर धीरे धीरे बौद्धों के अंदर भी भ्रष्टाचार आया तो ब्राह्मणों को मौका मिल गया कि अब ये भी बराबर है और अपन भी बराबर है। इनमें भी अंधविश्वास आ गया है, रूढ़िवादिता आ गई है, ये भी कूटमती हो गए, तो अब इनके ऊपर वार किया जा सकता है। तो फिर बाद में धीरे धीरे जब गुप्त और ये आने लगे तो ब्राह्मणों का राजनीतिक समर्थन भी वापस पैदा हो गया। बीच में ब्राह्मणों को राजनीतिक समर्थन नहीं था, क्षेत्रीय ब्राह्मणों का समर्थन नहीं किया करते थे, क्योंकि क्षेत्रियों को किसने तोड़ दिया, बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने, क्योंकि ये दोनों राजा के पुत्र थे। तो राजा के पुत्र थे तो किसी भी राज दरबार में जाना और राजा के साथ वार्ता करना और उनको समझाने के लिए बड़ा आसान था, क्योंकि वो ये भी राजपुत्र और वो दूसरे भी जो राजा थे वो भी राजवंशीय तो थे। तो इनके लिए उनका धर्म परिवर्तन करना बड़ा आसान था। तो ये लोग है ना, राज दरबार में गए, उन बहुत सारे राजाओं के धर्म परिवर्तन करा के उनको हिंदू धर्म से या ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व धारा थी उसे निकालकर बौद्ध और जैन बना दिया था। अब मौका मिल गया कि अब बराबर करते हैं हिसाब इनका, बौद्धों का। इन्होंने ना ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार किए, तो करें कैसे? तो ये जो बौद्ध धर्म का जब प्रसार हुआ तो बौद्ध धर्म में शुरुआत की किसने, क्षेत्रियों ने। फिर बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया किसने, व्यापारियों ने। व्यापारी बहुत थे बौद्ध धर्म के अंदर, ये जितने भी बड़े बड़े मठ थे देखो ये सब व्यापारियों ने तैयार किए थे। और फिर क्योंकि बुद्ध और धम्म और इनके मठ सबके लिए क्या होते थे, खुले होते थे, तो बाद में इसमें वो जातियां भी शामिल हो गई जो क्या कहलाती थी, शूद्र कहलाती थी। अब ये तीनों आकर्षित क्यों हुए बौद्ध धर्म की ओर, क्योंकि ये तीनों के तीनों किस वर्चस्व से प्रताड़ित थे, ब्राह्मणों के। और ब्राह्मण की जो परंपराएं थी, चाहे उनकी फिर वो टिपिकल रूढ़िवादी उसकी भावनाएं हो, या बार बार ये जो यज्ञ का आह्वान किया करते थे, उनमें जो बलियां लिया करते थे पशुओं की, और या इनकी जो और भी कुमति और कुरीतियां थी, उनकी वजह से ये सारे प्रभावित थे। और इतना करने के बावजूद भी अपने आप को क्या समझते थे, ये श्रेष्ठ समझते थे। तो ये जातियां इनसे मुक्त होना चाहती थी, तो इनको फिर आधार क्या मिल गया, बौद्धों का मिल गया। तो ये शूद्र भी है ना, ये किसके चक्कर में, सामाजिक गरिमा के चक्कर में कौन से धर्म में शामिल हो गए, बौद्धों में शामिल हो गए। अब ये जो शूद्र बौद्धों में शामिल हुए तो अंबेडकर जिनको क्या बोलते हैं, ब्रोकन मैन बोलते हैं, टूटा हुआ आदमी। अभी टूटे हुए थे हर दृष्टि से, ये गरिमा की दृष्टि से टूटे हुए थे। ब्राह्मणों ने इनका बहिष्कार कर रखा था और हिंदू धर्म से बहिष्कृत थे। आर्थिक रूप से भी ये टूटे हुए थे और रहते थे गांव की सीमा से बाहर, ये ब्रोकन में। तो ये थे ब्रोकन में, यानी ये शुद्ध ब्रोकन में गरिमा के लिए बौद्ध धर्म में गए थे। अब जैसे ही मौका मिला ब्राह्मणों को, इन्होंने एक घोषणा कर दी कि कोई भी क्या नहीं खाएगा, गोमांस नहीं खाएगा। अब गोमांस नहीं खाएगा तो ब्राह्मणों ने घोषणा कर दी,
अब घोषणा ब्राह्मणों का गया क्या? उस टाइम भारत में देखिए शुरुआत से ही एक जानवर पर्याप्त मात्रा में, वो क्या है? गाय। आज भी बहुसंख्यक है, अब सब पशुओं से ज्यादा गाय है आज। ये ना आज का नहीं, शुरुआत से ही है। शुरुआत में तो संपत्ति का प्रतीक हुआ करती थी महाभारत काल में, तो इनको लूटा जाता था, क्योंकि मुख्यतः अपना खेती का काम था और खाने पीने का काम था, तो यही काम आती थी। फिर ये गौ का मांस भी काम आता था और गौ खेती में भी काम आती थी। इसीलिए ना बाद में इसने हिंसा का वर्ण किया था, क्योंकि ना बैलों को मार दिया जाता था। ब्राह्मण जब बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे तो बैलों की बलि चढ़ाया करते थे। तब है ना बौद्ध ने कहा बैलों की बलि नहीं चढ़े, क्योंकि खेती काम कैसे करेंगे लोग। तो इन्होंने कहा कि आज के बाद कोई क्या नहीं खाएगा? गोमांस। गोमांस नहीं खाएगा तो गोएं क्या उस टाइम बहुतायत से उपलब्ध थी, और इनका मांस क्या पड़ता था? सस्ता पड़ता था। और ये सारे ब्रोकन मैन है, ये किया करते थे शारीरिक श्रम। अब जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है उसको फिर क्या खाना पड़ता है? दाले वाले तो खाए, वरना उसको क्या खाना पड़ता है? शारीरिक श्रम करने वालों को मीट। बौद्ध धर्म में मीट का कोई चक्कर नहीं, कुछ भी खाओ आप, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये ना गाय भी खाया करते थे, गाय ब्राह्मण भी खाया करते थे, लेकिन ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति क्या थी? ठीक थी। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि अब कोई गाय का मीट नहीं खाएगा। अब उनके तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जैसे गाय की मीट बंद हुई, उन्होंने बकरे और इन दूसरी मीटों दूसरा मांस खाना शुरू कर दिया। और गौ के मांस को उन्होंने क्या घोषित कर दिया? गौ को पवित्र घोषित कर दिया। अब गौ को पवित्र घोषित करते ही, और जो क्या खाया करते थे? गोमांस। वो कौन खाया करते थे? ये ब्रोकन मैन खाया करते थे। ये ब्रोकन मैन इसलिए खाया करते थे क्योंकि गाय का मीट बहुतायत सी थी गाय, तो इस गाय का मीट क्या पड़ता था? सस्ता पड़ता था। उनकी आर्थिक हालत खराब थी, तो इनको इसको छोड़ के और कोई चीज मिलती भी नहीं थी। अब वो फंस गए। अब इनको इस चीज का पता था कि ये ऐसे मानेंगे, ऐसे तो मानेंगे नहीं। तो उनको ब्रोकन मैनों को उन लोगों ने क्या घोषित कर दिया कि तुम हो अपवित्र और हम है पवित्र। तो ये पवित्रता अपवित्रता के जो भाव है ना, ये वहां से पैदा हुए जहां से इनके ऊपर गाय का प्रतिबंध लगाया गया। और फिर इनसे कहा गया कि हम उन लोगों के हाथ नहीं लगाएंगे जो क्या खाते हैं? गऊ का मांस खाते हैं। तो फिर ये अस्पृश्यता वहां से पैदा हुई। तो अस्पृश्यता की जो उत्पत्ति है, वो लोग अस्पृश्य बनाए गए जो किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध। तो कुछ तो डरते आ गए वापस हिंदू धर्म में, लेकिन कुछ लौटे नहीं। तो अनटचेबिलिटी की कौन सी उत्पत्ति है? सीधा ही क्वेश्चन आता है, कई बार आया ये क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से उत्पत्ति, बौद्ध धर्म उत्पत्ति है कि अनटचेबल वो बन गए जो कौन से धर्म को माना करते थे? बौद्ध धर्म को माना करते थे। नंबर 1, अनटचेबल वो व्यक्ति बनाए गए जो क्या खाते थे? गो मांस खाया करते थे, वो अनटचेबल हो गए। चलिए, तो ये हमने इनकी पुस्तक की कि आखिर अनटचेबिलिटी इस देश में आई कैसे। तो इसकी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति है, और इसकी उत्पत्ति हुई गो मांस के खाने से। उन लोगों को अपवित्र घोषित कर दिया गया, और वहीं से ये फिर अस्पृश्यता का भाव आया। ये क्वेश्चन ये कई बार आता है, अस्पृश्यता की या छुआछूत की कौन सी उत्पत्ति? बौद्ध धर्म से उत्पत्ति या बौद्ध धर्म में उत्पत्ति। तो ये सब देख लेना, ब्रोकन मैन और बौद्ध धर्म से अनटचेबिलिटी की उत्पत्ति। यानी ये ब्रोकन मैन वो लोग थे जिनको गांव की सीमा से कहां धकेल दिया गया था? बाहर। और बाहर के जो पेरी फेरी में रहा करते थे गांव के वो गरीब लोग, जिन्होंने गरिमा के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, उन्हीं से फिर अनटचेबिलिटी पैदा हुई, जो कि गौ मांस खाया करते थे, बौद्ध थे, तो उनको दबाने के लिए। तो ये हुई इनकी 3 बड़ी बड़ी पुस्तकें, किस मुद्दे के ऊपर लेके? शूद्रों को लेके। हूवर, शूद्राज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द अनटचेबिलिटी। अब इनकी पुस्तक और है, कास्ट इन इंडिया, ये भी है इनकी पुस्तक, भारत में जातियां। फिर इनकी पुस्तक है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। रिडल्स होती है ये आपकी पहेलियां।
हिंदुत्व की पहेलियां या रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुत्व में पहेलियां जो आती है, पहेलियों का यह तात्पर्य ये कि इसमें ना हर बात आपको ना कंट्रोवर्शियल मिलेगी। एक तरफ है आप जाओ इनके पास, हिंदुत्व के जो मानते हैं ये काय को मानते हैं कि हर चीज काय से निर्धारित होती है, भाग्य से निर्धारित होती है। फिर ये इस भाग्य की चर्चा करते करते फिर ये कहते हैं नहीं नहीं, अगर आप क्या करें, कर्म करें तो आप चीजों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो कोई एक जगह तो रुक जाओ, या तो भाग्य को मान लो या किसको मान लो, कर्म को मान लो। तो पहली तो यहीं से तैयार हो जाती है कि हम भाग्यवादी हैं या हम कर्मवादी हैं। तो पहले हमें समझ नहीं आती। तो हिंदू कर्म ये कहते इतना गोल गोल घुमाता है कि आप कहीं भी पहुंच नहीं सकते। आगे इसकी चर्चा करेंगे और क्या क्या गड़बड़ करता है, क्या क्या पहेलियां बुझाता रहता है ये। तो ये तो इन्होंने लिखी जाति के ऊपर। अब आगे चलते हैं। अब थॉट्स ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर विचार, और इन्होंने पाकिस्तान के निर्माण का क्या किया है, समर्थन किया है कि ठीक हुआ भारत से पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया, पृथककरण का समर्थन किया है। क्योंकि वरना ये लड़ते रहते आपस में। थॉट्स ऑन पाकिस्तान। फिर है ये ना सशक्त केंद्र के समर्थक थे। तभी इन्होंने कहीं भी संविधान में फेडरेशन शब्द की चर्चा नहीं है अपने संविधान में। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका यही तात्पर्य है कि अपने यहां प्रांतों की बजाय सॉलिड कौन होंगे, राज्यों की बजाय केंद्र सॉलिड होगा। अब केंद्र सॉलिड क्यों होगा, तो अंबेडकर जी ने वो देख लिया था कि अभी अभी एक गड़बड़ हम करके हटे हैं, कौन सी, पाकिस्तान वाली। ऐसी सैकड़ों गड़बड़ यहां होगी। ये गड़बड़ तो थी धर्म के आधार पे, हो सकता है ऐसी गड़बड़ फिर किस आधार पे, भाषा के आधार पे। हमने सामना किया भी शुरुआत में, तो द्रविड़ भाषा भाषी आंदोलन चला तमिलनाडु के अंदर, वो अलग द्रविड़िस्तान की मांग करने लगे थे। हो सकता है फिर ऐसा ही नागालैंड में नस्ल के आधार के ऊपर पृथकतावाद का नागालैंड में आंदोलन चल पड़ा, कश्मीरियों का आंदोलन चल ही रहा था। तो भाषा, नस्ल, धर्म, ये और भी मुद्दे बन सकते थे। तो देश का और विखंडन हो सकता था। तो इस विखंडन को रोकने का एक ही तरीका है कि ज्यादा शक्तियां किसको दी जाए, यूनियन को दी जाए। संघ को ज्यादा शक्तियां दी जाए और राज्यों को कम शक्तियां दी जाए। तो सशक्त केंद्र इसलिए आवश्यकता ताकि देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखा जा सके। लेकिन ये एक चीज के बड़े पक्षधर थे, और वो थे भाषाई राज्य। पक्षधर का तात्पर्य इनके विचार क्या थे भाषाई राज्यों के बारे में। भाषाई राज्यों की चर्चा चली थी जब एक कौन सी समिति बनी थी, धर समिति बनी। फिर इस धर समिति की मुद्दों पर विचार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, ये आपका क्या नाम, अरे पटेल, और जवाहरलाल नेहरू, पटाभी, सीतारमैया, ये तीन नाम है ना। आप बोलते तो फिर मुझे और बुला देते हो, आप मत बोला करो। जवाहरलाल नेहरू, ये वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, ये कमेटी बनी। इसने भी मना कर दिया। हालांकि कांग्रेस शुरू से कह रही थी कि हम जब देश आजाद हो जाएगा तो हम कौन से राज्य बनाएंगे, हाँ भाषाई राज्यों का निर्माण हम कर लेंगे, भाषा का मुद्दा देख लेंगे, एक आधार नहीं लेकिन देख लेंगे उसको। और फिर बना 53 में फजल अली आयोग। फिर आई फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई, 56 में तो लागू की गई। अब ये रिपोर्ट आई, इसके बाद इन्होंने पुस्तक लिखी, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों पर विचार। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई राज्यों पर विचार। इस फजल अली आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखी, भाषाई राज्यों पर विचार। और उसमें ये लिखा कि जो मेमने थे
उनकी ऊन काट ली गई है और वो सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। अब ये मेमने कौन है? उनकी ऊन कौन सी काट ली, उनको सर्दी क्यों लग रही है? वो कह रहे हैं कि कहां तो कांग्रेस ये कह रही थी, धर समिति आई, जेवीपी समिति आई, बार बार कांग्रेस ने मना किया कि हम भाषाई राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे, जबकि फजल अली आयोग तक आते आते इसकी जब रिपोर्ट आई तो अब कह रहे हैं कि हम इस रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे और कौन से राज्यों का निर्माण करेंगे। तो तुम पहले तो शेर बने हुए थे, अब तुम क्या हो गए हो? मेमने हो गए हो, और तुमने स्वीकार कर लिया कौन से राज्यों को बनाना? भाषाई राज्यों का निर्माण आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो पहले ही हो जाते ना, तब ये कहते हैं मेमनों के क्या कुतर दिए गए हैं, उनकी ऊन कुतर दी गई और सर्दी की तीव्रता, यानी इनका वास्तविक चेहरा सामने आ गया। पहले कह रहे थे भाषाई राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे, इन्होंने पहले कहा था कर लो, तो उस टाइम नहीं किया, अब कर रहे हैं ना तुम लोग। तो ये कहते हैं कि भाषाई राज्य है ना, ये बढ़ा देने चाहिए कि इससे ना एक तो शासन कार्यों में क्या रहती है, आसानी रहती है, और एक ये भाषाई विवाद है ना, ये समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े प्रांत है ना, उनमें कोई एक दो प्रांत बनाए जा सकते हैं भाषा के आधार पर। ये नहीं कि भाषा के आधार पर हर छोटे छोटे राज्य बना दिए जाएं, लेकिन ये भाषाई राज्यों के अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए तो ये क्या है? समर्थक है। लेकिन ये और कहते हैं कि भाषा के आधार के ऊपर जो राज्य बनेगा उसकी फिर राजभाषा जो बनाई जाएगी वो भाषा नहीं बनाई जाएगी, वो तो फिर जो भी इस भारतीय संविधान निश्चित करेगा उस राज्य की भाषा भी वही होगी। लेकिन ये भाषाई राज्यों का क्या करते हैं? गठन का जो है उस विचार का समर्थन करते हैं। तो हमने इनकी एक पुस्तक और की, भाषाई राज्यों के ऊपर विचार, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। एक इनकी और है फिर स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक और राज्य, इसके ऊपर भी इनकी एक पुस्तक है। और पुस्तक है इनकी, ये एक है, इसके ऊपर अनटचेबल्स के ऊपर है कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर अनटचेबल्स, कि अस्पृश्यों के लिए कांग्रेस व गांधी ने क्या किया है। और इसमें उन्होंने उस मुद्दे को भी उठाया है, 1932 वाले मुद्दे को इसमें उठाया है उन्होंने। ये पुस्तक तो बाद में लिखी गई है, 1940 के बाद लिखी गई है, 45 के आसपास के। हाँ, अस्पृश्यों के लिए व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर अनटचेबल्स, क्या किया है। फिर उन्होंने एक पुस्तक, ये पुस्तक याद रखना, गांधी व गांधीवाद। अपन सोचते हैं इसमें थोड़ा लिखेंगे, ये भी पुस्तक है गांधी एंड गांधीजम, ये अम्बेडकर की पुस्तक है, गांधी व गांधीवाद। एक उन्होंने पुस्तक लिखी, चलो वो इतनी याद मत करना, इतनी याद नहीं रहेगी, इतनी बहुत है। चलिए, आपको दो पुस्तकें इनकी ना वो मुख्यतः याद रखनी पड़ेगी। एक है वेटिंग फॉर वीजा, वीजा का इंतजार, ये जरूर याद करना, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। वीजा का इंतजार, वेटिंग फॉर वीजा। इनकी खुद के द्वारा लिखी गई है जीवनी, जिसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। गांधी जी की थी ना, अपन ने कौन सी की थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलिए, ये वीजा का इंतजार, ये इनकी पुस्तकें का। अम्बेडकर की पुस्तकें जरूर पूछी जाती है, और यह इनकी पुस्तकों की थीम पूछी जाती है। थीम में हमने मुख्यतः थीम की एक तो जो पहली पुस्तक की थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन। फिर हमने पुस्तक की थी हूवर सुद्रास, वो क्षेत्रीय जिनका उपनयन संस्कार नहीं किया, उनकी शिक्षा से वंचित कर दिया, वो लोग फिर बाद में शूद्र बन गए। फिर हमने की द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का हमने बौद्ध धर्मी और गौमास से फिर इनका हमने उदय देखा, अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्यता का, हिंदू धर्म की पहलियां की और कास्ट इन इंडिया की।
फिर थॉट्स ऑन पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन करते हैं, और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों में वो भाषाई राज्यों के निर्माण का समर्थन करते हैं। तो ये कुछ हमने किया, और ये इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी, वीजा का इंतजार। अब गांधी के और गांधीवाद के बारे में क्या था तो अपन आगे चर्चा कर लेंगे। तो इस पुस्तक में हमने वो तथ्य किए जिनका संबंध बाबा साहेब अंबेडकर से था। कुल मिला के 3 तो राजनीतिक दल किए थे अपन ने, याद आ गया। 36 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 42 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और फिर यही बाद में 56-57 में जाके बन गया, ये पार्टी बनी फिर अपनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि दक्षिणपंथी पार्टी है। फिर पद देखे, पदों में अपने चलो ठीक है जो भी आपको याद रह जाते हैं। फिर इनकी देखी अपन ने बुक्स देखी, इनका योगदान देखा। कौन कहते हैं कि भारतीय संविधान की जननी, के राव बोलते हैं कि भारतीय संविधान की जननी। अगले पीरियड में जब मिलेंगे तब हम इनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों की चर्चा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।